हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। आज अपना इस हफ्ते का लास्ट लेक्चर है। थर्सडे है तो अपना लास्ट लेक्चर है इस हफ्ते का। अगले हफ्ते में अपने को फिर से कंटिन्यू करना है। ये 11वीं का लास्ट लेक्चर नहीं है, इस हफ्ते का लास्ट लेक्चर है। तो चलो भाई, आज के लास्ट लेक्चर में अपने को क्या क्या कंप्लीट करना है क्या देख लेंगे। इस हफ्ते में मेरा कोशिश है कि ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है, इस सेकंड चैप्टर के अंदर का थियोरेटिकल पार्ट जो है वो सारा का सारा कंप्लीट करना है। सो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके साथ। अभी हमने, अगर अब याद रहेगा आपको, तो मंडे को ये सब चीजें डिस्कस की थी। व्हाट वर द थिंग विच वी डिस्कस ऑन मंडे? अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? एक मिनट जरा रुकिए, मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूँ सो दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट वी हैड स्टडीड। अगर याद रहेगा तो अकाउंटिंग सिस्टम हमने बोला था कि इसके अंदर कौन सा चीजें था रे। वो इंडियन था, और वो एक इंग्लिश सिस्टम था, फिर एक देशी नामा मतलब क्या है, वो कीर्द मतलब क्या है, और बही खाता मतलब क्या आहे. मी तुम्हाला सांगितलं होतं मराठीमध्ये काय म्हणतात, कीर्द आणि खतावणी म्हणतात. कीर्द शब्दासाठी तुम्हाला मी अजून एक शब्द सांगितला होता, कारकीर्द शब्द. कीर्द म्हणजे काय? लिखाण, लिहून ठेवलेलं आहे. सो कीर्द म्हणजे जर्नल आहे आपल्यासाठी आता मॉडर्न सिस्टम मध्ये. आणि बही खाता. अँड देन वी स्टडीड अबाउट इंग्लिश. देर इज सिंगल एंट्री एज वेल एज देर इज डबल एंट्री. सिंगल एंट्री मध्ये आपण म्हटलं होतं ओनली कॅश बुक आणि पर्सनल अकाउंट्स. इट इज अनसायंटिफिक, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिझनेसेस. आणि मग आपण डबल एंट्रीसाठी बोललो होतो. इकडे आपण तेव्हा स्टार मार्क पण करून ठेवला होता. मी म्हटलं होतं की हे ब्रह्मवाक्य आहे तुमच्यासाठी, दिस इज, ये आपके लिए ब्रह्मवाक्य है, याद रखना पड़ेगा. एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट. इतनी सब चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी. वो होने के बाद फिर हम लोगों ने सेकंड पार्ट डिस्कस किया था कि भाई अकाउंट का मतलब क्या है. अगर आपको याद रहेगा तो ये भी हमने काफी सारा डिस्कस किया था सेकंड लेक्चर में कि अकाउंट का मतलब क्या होता है. जिस तरह से स्टोरी बताने के लिए अपने को हीरो, हीरोइन और अलग अलग किरदारों की जरूरत पड़ती है, उस तरह से अकाउंट्स में बिजनेस का हिस्ट्री बताने के लिए अपने को अलग अलग किरदारों की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग एक्टर्स की जरूरत पड़ेगी. लेकिन यहाँ पे एक्टर कौन है? तो यहाँ पे एक्टर है अकाउंट. अकाउंट मतलब बेसिकली क्या है? ऐसी कोई भी चीज कि जिससे ट्रांजैक्शन जुड़े हुए हैं. आई रिपीट, जिससे ट्रांजैक्शन जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई भी चीज का समरी मतलब बेसिकली अकाउंट है. फिर वो दो डेफिनेशन हमने बात की थी, बटली बॉय साहब की और कार्ट नाम के डेफिनेशन की बात की थी हमने. उतना होने के बाद अगर आपको याद रहेगा तो फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. फिर मैंने क्या बोला था, ये एग्जांपल्स अगर आपको याद रहेंगे तो जानबूझ के मैंने अभी तक वैसे ही रखा हुआ है, सो यू कैन रिकलेक्ट व्हाट ऑल द डिफरेंट थिंग विच वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि पर्सनल अकाउंट रहते हैं, और रियल अकाउंट रहते हैं, और नॉमिनल अकाउंट रहते हैं. और पर्सनल के अंदर क्या क्या रहता है? फिर तुम्हारा नेचुरल पर्सन रहेगा, आर्टिफिशियल पर्सन रहेगा, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रहेगा. ऐसा तीन अलग अलग चीज हमने बात की थी. फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के लिए मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी. रूल क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि जब कभी किसी नॉमिनल अकाउंट के बारे में, नॉमिनल का मतलब क्या है? खर्चा नहीं तो इनकम मतलब बेसिकली नॉमिनल है. लॉस नहीं तो गेन मतलब बेसिकली नॉमिनल है. तो ऐसे किसी भी नॉमिनल अकाउंट के नाम के आइदर पहले नहीं तो बाद में प्रीफिक्स नहीं तो सफिक्स अगर रहेगा अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, रिसीवेबल, पेएबल, अनएक्सपायर्ड, ऐसा कोई भी चीज रहेगा, रिसीव्ड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, ऐसा कुछ नाम या फिर ऐसा कुछ शब्द आ गया रहेगा, तो समझ जाने का अब वो नॉमिनल अकाउंट नहीं रहा, उसने मुखौटा ले लिया है. अब वो पर्सनल अकाउंट बोलना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ऐसा हमने डिस्कस किया था. फिर रियल अकाउंट मतलब एसेट के अकाउंट थे, उसके अंदर मैंने बोला था वहां पे टेंजिबल रह सकता है, इंटेंजिबल रह सकता है. फिर उसके बाद में हमने देखा था नॉमिनल अकाउंट, जिसके अंदर रह सकता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस या फिर इनकम्स एंड गेन्स. ऐसा अलग अलग चीजें हमने डिस्कस करके हो गई थी. ये होने के बाद अगर आपको याद रहेगा तो हमने और एक चीज डिस्कस की थी. कौन सा वाला? द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स. दीज वेर टोल्ड टू अस बाय आवर फ्रा लुका पैसियोली. बहुत मस्त पॉइंट बोलता था वो. उसने क्या बताया था कि आपके अकाउंट जो है पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उनका डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है, उसके कुछ रूल्स बताए थे हमने. रूल्स क्या क्या थे? पर्सनल अकाउंट रहेगा तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट रहेगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और नॉमिनल अकाउंट रहेंगे तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो ये सारी की सारी चीजें हमने देखी थी. उसके बाद में हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे. क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम थे, अगर आपको याद रहेगा तो. क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम में हमने पहले 12 क्वेश्चंस और 12 अलग अलग अकाउंट, बाद में और 12 अकाउंट, और बाद में 40-41 अकाउंट उसको क्लासीफाई किया था. मतलब लगभग हमने 64-65 अकाउंट को क्लासीफाई करके हो गया है कि पर्सनल कब बोलने का, रियल कब बोलने का, और नॉमिनल कब बोलने का. उसके बाद में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व किया था. 5 अलग अलग ट्रांजेक्शन थे जिसके अंदर हमने अलग अलग ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स के लैंग्वेज में ट्रांसलेट कैसे करने का उसकी बात की थी. तो अकाउंट्स के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हमने क्या बोला था? सबसे पहले मन में सोचो कि कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं. फिर ये सोचो कि वो अकाउंट पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है. फिर ये सोचो कि उनको पर्सनल का कौन सा रूल लगेगा, नहीं तो रियल का कौन सा रूल लगेगा, नहीं तो नॉमिनल का कौन सा रूल लगेगा.
ये सब देखने के बाद में डिसाइड करो कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। इतनी सब चीजें अपनी करके हो गई है और बेसिकली आप लोग अभी अकाउंट्स के लैंग्वेज का लुत्फ उठा चुके हो। थोड़ा सा तो आपने टेस्ट कर लिया है। जिस तरह से हम बास्किन रॉबिन में जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए तो बोलते बाबा थोड़ा थोड़ा टेस्ट दे दो जरा करके, नेचुरल आइसक्रीम खाने को जाएंगे तो बोलते थोड़ा थोड़ा टेस्ट दे दो। वैसे आपको अभी अकाउंट्स का थोड़ा सा टेस्ट मिल चुका है। अब और एक वैरायटी सिखा देता हूँ। जिस तरह से आइसक्रीम की दुकान में अलग अलग वैरायटी रहता है वैसा और एक वैरायटी सिखा देता हूँ। अल्टीमेटली हम वहीं पे पहुंचेंगे, उसी अकाउंट को डेबिट करेंगे, उसी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो अल्टीमेट आउटकम में कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी जगह पे जाने के लिए एक दूसरा रास्ता है। जो पहला रास्ता मैंने आपको सिखाया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट वाला, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। और आज जो मैं आपको दूसरा रास्ता सिखाने वाला हूं उसको बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। अगर आपने ट्रेडिशनल अप्रोच का प्रॉब्लम्स देखा हुआ नहीं रहेगा, जो पिछले लेक्चर में था, बुधवार के लेक्चर में मैंने कंसिडर किया था, तो जरा एक बार फिर से उसको देख लीजिए। आज का लेक्चर होने के बाद में फिर से देखोगे तो भी चलेगा, टेंशन मत लो कि सर नहीं पहले वो नहीं देखूंगा तो ये समझेगा नहीं क्या। ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट लेक्चर्स है, मैंने बराबर से अरेंज किए हुए हैं कि जिसकी वजह से आप कहीं से भी स्टार्ट करोगे फिर से आपको समझने के लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन हाँ, दोनों अप्रोचेस सीख के लेना जरूरी है। ट्रेडिशनल अप्रोच भी सीखना जरूरी है और मॉडर्न अप्रोच भी सीखना जरूरी है। जिस तरह से किसी हिल के ऊपर जाने के लिए दो रास्ते रह सकते हैं, एक इधर से चढ़ के आप उधर से उतर सकते हो, दूसरा उधर से चढ़ के आप इधर से उतर सकते हो, अल्टीमेटली आप हिल पे ही पहुंचने वाले हो। वैसे ही यहाँ पे सिचुएशन है। तो ये अपना जो अकाउंट को किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, इसका लॉजिक अपने को ढूंढ के निकलना है। उस लॉजिक में याद रखने का है कि आइदर यू कैन यूज मॉडर्न अप्रोच और यू कैन यूज ट्रेडिशनल अप्रोच, अल्टीमेटली इफेक्ट्स विल बी सेम। आई एम रिपीटिंग अगेन, अल्टीमेटली इफेक्ट्स विल बी सेम। ऐसा मत सोचो कि ट्रेडिशनल अप्रोच से जाऊंगा जाऊंगा तो कुछ अलग हो जाएगा और मॉडर्न अप्रोच से जाऊंगा तो कुछ अलग हो जाएगा। नहीं, आप वहीं पे पहुंचने वाले हो, सिर्फ पहुंचने के रास्ते अलग है। पहुंचने के लिए उसकी वजह से परफॉर्म करने के स्टेप्स अलग है, स्टेप्स अलग है, बट पहुंचना वहीं पे है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो कोई बोलेगा लव मैरिज, कोई बोलेगा अरेंज मैरिज, अल्टीमेटली मैरिज ही तो है, साथ में ही रहना है, घर बसाना है, वैसी सिचुएशन है यहाँ पे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर मॉडर्न अप्रोच, उसके हिसाब से अपने को पढ़ाई करना है। ट्रेडिशनल अप्रोच का पढ़ाई करके हो चुका है, अब मुझे डिस्कस करना है मॉडर्न अप्रोच। चलिए फिर मॉडर्न अप्रोच के बारे में बात करेंगे। मॉडर्न अप्रोच बोलता है कि सबसे पहले मुझे स्टार्ट कहां से करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से स्टार्ट करना है। तो फिर मैं जरा यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हमने कैसे बोला था, अगर वो नेचुरल पर्सन का अकाउंट रहेगा या फिर आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट रहेगा या फिर कोई एक्सपेंसेस ने मुखौटा धारण किया रहेगा, इनकम ने मुखौटा धारण किया रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। अगर कोई एसेट का अकाउंट रहेगा तो उसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट। वो टेंजिबल रह सकता है, इंटेंजिबल रह सकता है। और अगर कोई एक्सपेंसेस का अकाउंट रहेगा, लॉस का अकाउंट रहेगा, गेन का अकाउंट रहेगा, इनकम का अकाउंट रहेगा, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं भैया, इसको क्या कंसिडर करना है, इसको कंसिडर करना है नॉमिनल अकाउंट। ये हमने बोला था। तो उसके अंदर क्या क्या आता है उसके हिसाब से हमने बात किया था। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, उस अकाउंट के अंदर कौन कौन आ सकते हैं, उस कैटेगरी के अंदर पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये तीन कैटेगरी है, तीन क्लासिफिकेशंस है, ये तीन क्लासेस है। वो तीन क्लासेस के अंदर कौन से लोग आ सकते हैं उनकी बात की है। जैसे हम लोग सिनेमा थिएटर में जाते हैं तो कोई स्टॉल वाले लोग हैं, कोई बालकनी वाले लोग हैं। जैसे हम किसी क्लासरूम में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, तो जनरली वहां पे क्या रहता है, यहाँ पे बॉयज बैठेंगे, यहाँ पे गर्ल्स बैठेंगी। कॉलेज में जाओगे तो जनरली बॉयज गर्ल्स का सेग्रीगेशन नहीं होता है, साथ में भी बैठ सकते हैं, डिपेंड्स आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो उसके हिसाब से। लेकिन जनरली स्कूल में रहेगा तो बॉयज एंड गर्ल्स आर केप्ट सेपरेट। तो भाई गर्ल्स है तो यहाँ पे बैठो, बॉयज है तो वहां पे बैठो। उसके अंदर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि अगर यार तुम्हारा हाइट ज्यादा है तो पीछे बैठो, और हाइट कम है तो आगे बैठो। मतलब हमने क्या किया, हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे बॉयज बैठेंगे जिनका हाइट कम है। वहां पे कौन बैठेगा, वहां पे वो बॉयज बैठेंगे जिनका हाइट ज्यादा है। यहाँ पे कौन बैठेगा, गर्ल्स बैठेंगी जिनका हाइट कम है। और वहां पे कौन बैठेगा, वहां पे गर्ल्स बैठेंगी जिनका हाइट ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, अपना क्लासरूम का अरेंजमेंट हो गया। हमने क्लासरूम के अंदर भी बच्चों के क्लासेस क्रिएट कर दिए, छोटा हाइट, बड़ा हाइट, बॉय, गर्ल, ऐसा ऐसा। तो उसके अंदर कौन बैठ सकता है ये सोच के हमने क्लासिफिकेशन किया। जैसा ये क्लासरूम में बच्चों के बैठने का क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट है, वैसा अकाउंट्स का हमने अरेंजमेंट किया था कि जिस कैटेगरी के अंदर, जिस क्लास के अंदर एक तो नेचुरल पर्सन, नहीं तो आर्टिफिशियल पर्सन, नहीं तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ऐसे अकाउंट्स आ सकते हैं, उस कैटेगरी को, उस क्लास को हमने बोल दिया पर्सनल अकाउंट का कैटेगरी।
जिसमें टेंजिबल नहीं तो इनटेंजिबल ऐसी चीजें आती है कि जिसका बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक फायदा होने वाला है, उसको हमने बोल दिया रियल अकाउंट का कैटेगरी। और जिसको हमने बोला कि भैया यहाँ पे एक्सपेंसेस ही है या फिर लॉसेस ही है या फिर इनकम है या फिर गेन्स ही है, उसको बोला आप नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में जाके बैठो। मैं मजाक मजाक में ये भी बोलता हूँ कि जिसका कोई नहीं होता है उसका नॉमिनल अकाउंट होता है, वो आपको याद रहेगा, हमने डिस्कशन में भी किया था। तो ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे फोकस किसके ऊपर है कि इस कैटेगरी में कौन जाके बैठ सकता है। अब दूसरे टाइप का कैटेगराइजेशन है, सिमिलर ही है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है। यहाँ पे कौन जाके बैठ सकेगा ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बल्कि यहाँ पे जो बैठे हैं उनको हम क्या ट्रीट करने वाले हैं। यहाँ पे जो बैठे हैं उनको हम लोग क्या ट्रीट करने वाले हैं ये चेक करने का है। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये बुफे डिनर, ऐसा सोच के देखो, बुफे डिनर का आप अरेंजमेंट कर रहे हो, आपकी बहन का शादी है या फिर आपका शादी है, आपका शादी रहेगा तो अरेंजमेंट नहीं करोगे, आपकी बहन का शादी है तो आप अरेंजमेंट करने को गए हो बुफे डिनर के लिए, तो आप क्या याद रखोगे, अरे अपने कोई दोस्त लोग आएंगे उनको नॉनवेज अच्छा लगता है और कोई दोस्त लोग आएंगे उनको वेज अच्छा लगता है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे ना नंबरिंग करके रखना पड़ेगा, फिर वहां पे कुछ तो डॉट लगाना पड़ेगा, लाल डॉट रहेगा तो नॉन वेज है और हरा डॉट रहेगा तो ग्रीन डॉट रहेगा तो वेज है, ऐसा करके हम क्लासीफाई करेंगे। मतलब यहाँ पे जो रखा गया है उसको हम लोग नॉन वेज ट्रीट करने वाले हैं। आप उस अरेंजमेंट करने वालों को बोल के रख रहे हो भैया यहाँ पे लाल डॉट है ना तो यहाँ पे सब नॉन वेज वाला रख देना, यहाँ पे सब वेज वाला रख देना। मतलब इसका हम लोग ट्रीटमेंट क्या करने वाले हैं वो पहले देख रहे हैं। तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन यहाँ पे कौन आ रहा है, बल्कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आएगा उसको हम क्या ट्रीट करने वाले हैं, ऐसा सोच के बात करेंगे तो बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी 3 कैटेगरी की जगह पे 5 कैटेगरी क्रिएट हो जाएंगे। एक कैटेगरी कौन सा है, एक कैटेगरी है एसेट। एसेट का मतलब क्या है, बाकी जो अलग अलग आइटम्स है वो समझना काफी आसान है, एसेट इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू अंडरस्टैंड। एसेट का मतलब क्या है, ऐसी चीज, ठीक से सुनिएगा, ऐसी चीज जिसका आपको पैसा कमाने के लिए मदद होने वाला है। बिजनेस को पैसा कमाने के लिए जिस चीज का फायदा होता है, जिस चीज का उपयोग होता है, वो सब चीजें हम लोग एसेट बोलते हैं। लेकिन उनका जिंदगी कैसे रहना चाहिए, उनका जिंदगी 1 साल से ज्यादा पीरियड का रहना चाहिए, तो हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज एसेट। आई रिपीट, ऐसी चीज जिसका बिजनेस को पैसा कमाने के लिए फायदा होगा और उनका जिंदगी एक अकाउंटिंग पीरियड मतलब 12 महीना उससे ज्यादा है, तो समझ जाने का ये क्या है, तो ये आपका एसेट है। तो यहाँ पे लैंड आ सकती है, बिल्डिंग आ सकता है। चलो भैया मुझे यहाँ पे लिख करना पड़ेगा, किधर गया मेरा पेन, येलो कलर का यूज करूँ कि व्हाइट कलर का यूज करूँ, आई थिंक आई यूज व्हाइट कलर पेन टुडे। हाँ ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कलर है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए किधर क्या है करके। चलो भैया मैं यहाँ पे जाके ऊपर जाके बैठता हूँ और अभी यहाँ पे लिखना चालू करेंगे। तो एसेट के अंदर क्या क्या आएगा, एसेट के अंदर आएगा सबसे पहले मेरे ख्याल से आपका आएगा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। और कौन आएगा आपका एसेट के अंदर, व्हीकल्स, फर्नीचर, कैश एंड, अभी और इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, इसके आगे और कौन आएगा एसेट के अंदर, यहाँ पे आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग इनकम। और उसके अलावा कौन आएगा, स्टॉक। और कौन आएगा, डेटर्स। ये सब लोग आपके लिए एसेट है। तो एसेट बनना है मतलब क्या याद रखना पड़ेगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांटेड मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, ये जो चीजें मैंने लिखी है ये एसेट है। ये समझने के लिए ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि ये मैंने जो आपको डेफिनेशन बोला था कि एसेट मतलब ऐसी चीज जो अपने को पैसा कमाने के लिए मदद करेगी। एसेट मतलब ऐसी चीज जो आपको पैसा कमाने के लिए मदद करेगी और जिसकी जिंदगी 1 साल से ज्यादा है, लंबी है, बड़ी है, उसको हम बोलेंगे एसेट। तो सर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, इनका जिंदगी 1 साल से बड़ा है, ये समझना आसान है। और बिजनेस को पैसा कमाने के लिए मदद करता है, ये भी समझना आसान है। मतलब यहां तक के जो आपने आइटम्स लिखे हुए हैं वो सब एसेट्स है, ये समझना बहुत ईजी है। लेकिन सर कैश देखो ना, कैश, कैश तो बार बार चेंज होती है, अपने कैश बॉक्स में, दुकान में, फैक्ट्री में, ऑफिस में जो कैश रखी रहेगी उसका अमाउंट तो बार बार चेंज होता रहेगा। मैं बोलूंगा यस, व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू। तो सर वो कैसे एसेट है, क्योंकि इसका जिंदगी तो एक एक क्षण में चेंज होते जाएगा। मैं बोलूंगा यस, उसका अमाउंट एक एक क्षण में चेंज होगा, बट कैश नाम का एसेट आपके पास हमेशा रहेगा। उसका अमाउंट चेंज हो सकता है बट कैश नाम का एसेट वैसे वैसे ही रहेगा, उसका कैटेगरी वैसे वैसे ही रहेगा। मैं बोलूंगा इसके लिए वो एसेट है, ये आपके बिजनेस को पैसा कमाने के लिए मदद करने वाला है।
अगर आपके पास लिक्विड कैश रहेगी तो आप फटाफट से अलग अलग गुड्स को परचेस कर सकोगे, सर्विसेज को परचेस कर सकोगे और उसको यूज करके आप नया गुड्स बना के कस्टमर को बेच सकोगे। दैट्स व्हाई कैश बिकम्स योर एसेट। सर स्टॉक मतलब क्या है? स्टॉक मतलब ऐसी चीज जो हमने परचेस की है जिसको हम बेचने वाले हैं। गुड्स, गुड्स याद है क्या? फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर, नहीं मेरे ख्याल से फर्स्ट टॉपिक का सेकंड लेक्चर ग्रीन कलर के 3 अलग अलग बॉक्स मैंने बनाए हुए थे। नहीं देखा रहेगा तो जरूर से देख लीजिए। टर्म्स करके लेक्चर अपना, उसमें ग्रीन कलर के 3 बॉक्स थे, उसमें गुड्स का मैंने सिंपल स्पेसिफिक डिस्कशन किया था। 5 से 6 मिनट का डिस्कशन है कि गुड्स का मतलब क्या है। तब मैंने आपको बोला था कि एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए फ्रिज शायद एसेट बनेगा, बट एसी उनके लिए गुड्स बनेगा। और अपने जैसे कोचिंग क्लास के लिए नहीं तो और किसी चीज के लिए एयर कंडीशनर भी एसेट बन जाएगा, गुड्स नहीं बनेगा। हम जिस चीज में डील करते हैं वो अपने लिए गुड्स है, हम जिस चीज में डील नहीं करते वो अपने लिए गुड्स नहीं होता है। तो सर गुड्स है ना सर, मतलब वो परचेस किया और फट से बेचने वाले हैं, बनाया और फट से बेचने वाले हैं, तो उसका जिंदगी ज्यादा नहीं रह सकता। मैं बोलूंगा यस, व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू। हम उसको परचेस करने के बाद ज्यादा पीरियड के लिए अपने हाथ में पकड़ के रखने वाले नहीं, हम उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेचने का कोशिश करने वाले हैं। तो सर उसका जिंदगी काफी छोटा है, यस। तो आपने बोला वो कंडीशन सर टूट गया तो उसका जिंदगी बड़ा रहना चाहिए, मैं बोलूंगा यस। आप जो बोल रहे हो वो एक महीने में सही है, लेकिन आप खुद ही दिमाग चला के देखो कि अपने दुकान में कभी भी स्टॉक 0 पे आया ऐसा हम कंसिडर नहीं करते हैं। अपने दुकान में कुछ ना कुछ तो स्टॉक हम रखने वाले हैं। तो स्टॉक का क्वांटिटी बार बार चेंज हो सकता है, स्टॉक का अमाउंट बार बार चेंज हो सकता है, बट स्टॉक नाम की चीज अपने दुकान में हमेशा रहेगी एंड इट इज गोइंग टू हेल्प अस टू अर्न इनकम। मतलब स्टॉक को हम क्या बोल सकते हैं? अपने लिए एसेट बोल सकते हैं। तो कैश भी अपना एसेट है और स्टॉक भी अपना एसेट। सर डेटर्स का मतलब क्या? डेटर्स मतलब जिनके पास से पैसा आने का बाकी है, हमने उनको गुड्स दे दिया है, हमने उनको गुड्स बेच दिया है, उनके पास से पैसा आने का बाकी है। मैं बोलूंगा ये क्या बन गया अपने लिए? ये बन गया अपने लिए एसेट, डेटर। पैसा आने का बाकी है तो अपना डेटर है, डेटर है मतलब अपने लिए एसेट है, क्योंकि कभी ना कभी अपने को उसके से पैसा वापस मिल ही जाएगा। आज अपने उसके ऊपर एक हक तैयार हो गया है, भैया मैंने आपको गुड्स बेचा है, अब पैसा देना आपका जिम्मेदारी है। ठीक है, मैंने आपको खुद ही बोला हुआ है 2 महीने के बाद में पैसा दिया तो भी चलेगा, तो 2 महीने तक मैं रुकूंगा, तब तक मैं बोलूंगा ये मेरा एसेट है। मैं 2 महीने के अंदर कभी भी इसके वजह से पैसा मांग सकता हूँ। 2 महीने के अंदर पैसा दे दोगे, जैसे ही पैसा दे दोगे आपका नाम डेटर्स के लिस्ट में से कट हो जाएगा। तो सर मतलब 2 महीने के अंदर कैंसिल हो जाएगा? यस। तो सर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हो गया? मैं बोलूंगा यस। तो सर आपका कंडीशन टूटा? नहीं। जिस तरह से कैश का वैल्यू कम ज्यादा हो सकता है, स्टॉक का क्वांटिटी एंड वैल्यू कम ज्यादा हो सकता है, बट कैश नाम का एक कैटेगरी ऑफ एसेट हमेशा आपके पास रहेगा, स्टॉक नाम का एक कैटेगरी ऑफ एसेट आपके पास हमेशा रहेगा। वैसा डेटर्स, पुराने डेटर्स पैसा दे देंगे तो लिस्ट में से उनका नाम कट हो जाएगा, लेकिन नए डेटर्स आ ही जाएंगे तब तक, तो डेटर नाम का कैटेगरी क्रिएट होगा जो अपने बिजनेस को पैसा कमाने को मदद करता रहता है। मैं कह सकता हूं डेटर्स क्या है फिर आपके लिए? डेटर्स इज अगेन एन एसेट फॉर यू। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्री पेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम। प्री पेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? अपना खर्चा है, अभी पे करने की जरूरत नहीं थी फिर भी अभी पे करके रखा हुआ है, तो मतलब अभी हमको वो चीज बाद में यूज करने का अधिकार मिल गया है। अभी पे करने का जरूरत नहीं था। एग्जाम्पल, वी हैव पेड रेंट इन एडवांस, हमने रेंट को एडवांस में पे किया। आई रिपीट, हमने रेंट को एडवांस में पे किया। अपने को फायदा क्या होगा? मतलब अभी अगले महीने के लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितने महीने का रेंट आपने एडवांस में पे किया रहेगा उतने महीने के लिए आपको वो प्रीमाइसेस आराम से यूज करने को मिलेगा। लैंडलॉर्ड आपको बाहर निकालने वाला नहीं है, क्योंकि आपने रेंट एडवांस में भर के रखा हुआ है। रिपीट, आपने रेंट एडवांस में भर के रखा हुआ है, इसके लिए आपको ये जो भी कुछ आपका रेंट है that has become an asset now because you can do your business from that premises for next 3 to 4 months because you are already paid in advance. Landlord is now going to work for you, landlord is going to accept that, ठीक है आप बिजनेस चलने दो। तो ये अपने बिजनेस को पैसा कमाने को मदद करने वाली चीज है, दैट्स व्हाई प्रीपेड एक्सपेंसेस बिकम योर एसेट। दूसरा है आउटस्टैंडिंग इनकम। तो जिस तरह से अपना डेटर था ना, डेटर, हमने उसको गुड्स बेचा था और उसने अपने को पैसा नहीं दिया था, तो हमने बोला 2 महीने तक जब तक तो पैसा नहीं देगा तब तक तो हमारा डेटर है, तब तक तो हमारा एसेट है। वैसे ही अगर हमने किसी का काम किया रहेगा, उसके पास से पैसा आने का बाकी रहेगा, फॉर एग्जांपल बैंक का इंटरेस्ट है, डिविडेंड आने का बाकी है, ऐसा कुछ चीज रहेगा, तो हम बोलेंगे भैया ये इनकम अभी ड्यू हो चुका है, आने का टाइम आ चुका है लेकिन अभी तक आया नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग इनकम। आने का समय आ चुका है, हमको ये मिलने का हक पूरा मिल चुका है, सिर्फ मिला नहीं है हाथ में कैश। इनकम अपना है, अगर सामने वाले ने नहीं दिया तो हम कोर्ट में जाके वसूल करके लाएंगे।
तो उसका भी टेंशन नहीं है, सिर्फ अभी तक हाथ में कैश नहीं आई है, तब तक के लिए क्या बोलूंगा, ये मेरा आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो ये पैसा जिस तरह से डेटर मैं उसके पास से मांग सकता हूँ, वैसे ये भी पैसा मैं मांग सकता हूँ, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन एसेट। तो ये ऊपर के जो लोग हैं वो सब कौन है तुम्हारे, टैंजिबल एंड फिक्स्ड। ये नीचे का जो कैश है, मैं इसका कलर जरा चेंज करता हूँ, आपको जल्दी समझेगा। एक मिनट, मैं इधर फटाफट से लिख लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, प्लीज बी पेशेंट, जरा कंटाला मत कीजिए। इसको मैं जरा फटाफट से लिख लेता हूँ, थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ, मतलब अपने को कैटेगरी करने को ईजी हो जाएगा। सबसे पहला अकाउंट कौन सा है मेरा, यप, इधर एक अकाउंट है मेरा कैश स्टॉक एंड डेटर्स। ये मेरा अकाउंट है कैश स्टॉक एंड डेटर्स, जिसको बोलूंगा ये भी कौन है, ये टेंजिबल है, ये टेंजिबल है, लेकिन ये कौन सा एसेट है, ये करंट एसेट्स, ये फिक्स्ड एसेट नहीं है, क्योंकि ये बार बार चेंज होते रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी करंट कंटिन्यूस बहता रहता है, वैसे कैश स्टॉक डेटर्स ये मेरे एसेट है, क्योंकि पैसा कमाने को मदद करने वाले हैं, लेकिन इनका जिंदगी है ना, वो बार बार चेंज होता रहता है, और एक चला गया तो दूसरा आता रहता है, इसके लिए मैं बोलूंगा ये एसेट है, लेकिन कैसे, एक बार लाया और रख दिया, बिजली के ट्रांसफार्मर के जैसा नहीं। बिजली का ट्रांसफार्मर रहेगा तो क्या बन गया, फिक्स्ड एसेट, और बिजली का करंट है तो क्या बन गया, करंट एसेट, वैसे यहां पे बन गया अपना करंट एसेट कैश स्टॉक एंड डेटर्स। ओके, इसके अलावा और कौन है तुम्हारे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और कौन था, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये कौन है तुम्हारे, इंटेंजिबल, ऐसा देखेगा तो कोई बोलेगा नहीं सर मैं उसको पकड़ सकता हूं, यस यू कैन प्ले विद दैट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कौन है तुम्हारे, करंट एसेट्स है। सो कैश स्टॉक डेटर्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग इनकम, ये सब लोग कौन है तुम्हारे लिए, करंट एसेट है। और ऊपर का लैंड बिल्डिंग प्लांटेड मशीनरी व्हीकल फर्नीचर, ये सब क्या है तुम्हारे लिए, वो टेंजिबल तो है ही, लेकिन वो फिक्स एसेट है। और उसके अलावा और कोई रह सकता है क्या, यस, और कौन रह सकता है, गुडविल एंड ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स, I hope you have not forgotten all these different things and know-how. सर ये भी क्या है, ये भी हमारे फिक्स एसेट है, ये भी हमारे फिक्स एसेट है, लेकिन ये कौन सा है, इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल है। इसका मतलब एसेट के अंदर आप जो अलग अलग चीजों को पकड़ोगे, इसको ट्रीट करोगे, इसको क्या ट्रीट करोगे भैया, गुडविल बोला, ट्रेडमार्क बोला, पेटेंट्स बोला, नो-हाउ बोला, कॉपीराइट बोला, तो सर ये इंटेंजिबल है, ये फिक्स एसेट जैसे हैं, लेकिन इसको हम लोग अल्टीमेटली एसेट ही ट्रीट करने वाले हैं। सर लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी व्हीकल फर्नीचर, ये सब चीजें क्या है, मैं बोलूंगा ये सब तुम्हारे एसेट्स ही है, इसको हम ट्रीट वैसे ही करेंगे एसेट जैसा, क्योंकि ये तुमको अल्टीमेटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पैसा कमाने को मदद करेंगे, और ऊपर से टेंजिबल है। वो टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है, अल्टीमेटली ट्रीट क्या करेंगे, एसेट। वो फिक्स्ड है कि करंट है, अल्टीमेटली ट्रीट क्या करेंगे, एसेट। सो अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, एसेट होने वाला है। सो दिस इज वन क्लासिफिकेशन। तो बहुत सारे अलग अलग आइटम्स यहाँ पे मैंने कंसिडर कर दिया, पहला क्लासिफिकेशन पूरा हो गया। ओके, लेट मी कंसिडर सेकंड वन। सर मैं भी जो ट्रांजैक्शन या फिर जो अकाउंट की बात कर रहा हूँ, वो अकाउंट कौन सा है मालूम है, सैलरी पेड अकाउंट, रेंट पेड अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट, और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, और कैरेज अकाउंट, और परचेस अकाउंट एंड वेजेस अकाउंट, ऐसे अलग अलग अकाउंट है। अभी इसको क्या बोलूं, मैं बोलूंगा भैया देखो ये सैलरी, ये रेंट, ये एडवर्टाइजिंग, कैरेज, परचेज, वेजेस, ये सब क्या है, तुम्हारे खर्चे हैं। अगर ये तुम्हारे खर्चे, तो अल्टीमेटली इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, खर्चा करके ट्रीट करेंगे। और ये कौन है, लॉस बाय फायर, आग लग गई, नुकसान हो गया, इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, इसको हम लोग लॉस करके ट्रीट करेंगे। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, आइदर एक्सपेंडिचर और लॉस। तो इसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे सेकंड कैटेगरी। कैटेगरी कौन सा रहेगा उसका, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सर लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गया, इधर आप बोलते रहे कि प्रीपेड रेंट रहेगा तो अपने लिए एसेट है, और यहाँ पे आप रेंट बोल रहे हैं, एक्सपेंसेस बोल रहे हो। तो सर रेंट एक्चुअली है क्या, कभी कभी बोलते हो कि वो एसेट है, कभी कभी बोलते हो एक्सपेंसेस है। देखो भैया, अगर मैं कहता हूँ, और बहना भी, अगर मैं कहता हूँ कि रेंट पेड है, सैलरी पेड है, वेजेस पेड है, हिंदी वाला पेड नहीं, अंग्रेजी वाला पेड बोलना है अपने को, PAID पेड, ओके, सैलरी पेड, रेंट पेड, वेजेस पेड, कैरेज पेड, तो ये सब अपने खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है।
लेकिन सैलरी प्रीपेड नहीं तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट प्रीपेड नहीं तो रेंट आउटस्टैंडिंग, मतलब उस खर्चे के नाम के प्रीफिक्स में नहीं तो उसके नाम के सफिक्स में प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीवेबल, पेएबल, अक्रूड, ड्यू, अनएक्सपायर्ड ऐसी चीजें बन गई तो ट्रेडिशनल टेक्निक के हिसाब से हम उसको क्या बोलते थे, भैया उसने मुखौटा ले लिया है, अब वो नॉमिनल अकाउंट नहीं है, अब वो पर्सनल अकाउंट बन चुका है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन चुका है। वैसे यहाँ पे बोलेंगे अब वो एक्सपेंसेस नहीं रहे, अब वो कौन बन गए, एक तो एसेट बन गए या फिर वो लायबिलिटी बन जाएंगे। सर लायबिलिटी का मतलब क्या है, डिस्कस करता हूं। तो रेंट अगर प्रीपेड है, मतलब हमने एडवांस में पे करके रखा है, तो लैंडलॉर्ड अपने को वहां से बाहर निकाल नहीं सकता है, मतलब रेंट प्रीपेड अपने लिए क्या बन गया, रेंट प्रीपेड अपने लिए बन गया एसेट। लेकिन रेंट आउटस्टैंडिंग है, हमने उसको बोला सर जरा बिजनेस में मंदी चालू है, तंगी चालू है, तो प्लीज इस महीने का भाड़ा मैं अगले महीने में दे देता हूं, अगले महीने में रेंट दे दूंगा, तो रेंट क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, फिर वो लायबिलिटी बन जाएगी। तो आउटस्टैंडिंग बोलूंगा मतलब पैसा देने का बाकी है, मतलब लायबिलिटी, और बेनिफिट आने का बाकी है या फिर कैश आने की बाकी है, तो फिर क्या बनना पड़ेगा, एसेट बोलना पड़ेगा। तो आने का बाकी है तो एसेट, देने का बाकी है तो लायबिलिटी, लेकिन पेड है, रिसीव्ड है, तो देयर इज नो टेंशन, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंसेस। रिसीव्ड रहेगा तो ऑब्वियसली इनकम बनने वाला है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजिंग, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, परचेसेस, वेजेस, ये सब चीजें अगर आगे वर्ड रहेगा पेड, तो समझ जाने का ये अपना खर्चा है। अब वो एसेट भी नहीं है, लायबिलिटी भी नहीं है, वो प्योर खर्चा है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नहीं समझा तो क्या करना आपको पता है, सबसे पहले क्या करना है, लेक्चर पूरा देखना है और बाद में फिर से बार रिवाइज करना है। कॉलेज को आते वक्त, कॉलेज से जाते वक्त, या फिर क्लास को जाते वक्त, क्लास से आते वक्त, सुबह चलते वक्त, साइकिलिंग करते वक्त आराम से सुन लेने का है। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा बाबा लोग फटाफट फटाफट लाइक कर दो, कंटाला मत करो, लाइक करो, कमेंट करो मस्त से। अच्छा तो पहला कैटेगरी कौन सा था, एसेट। दूसरा कैटेगरी कौन सा था, एक्सपेंसेस। तीसरा कैटेगरी कौन सा है, रेवेन्यूज एंड गेन्स, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, तुम्हारा इनकम रहेगा। तो सर मेरा सेल्स नाम का अकाउंट रह सकता है, और मेरा इंटरेस्ट रिसीव्ड नाम का अकाउंट रह सकता है, और मेरा डिविडेंड रिसीव्ड नाम का अकाउंट रह सकता है, और मेरा कमीशन रिसीव्ड नाम का अकाउंट रह सकता है, और मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड नाम का अकाउंट रह सकता है, रॉयल्टी रिसीव्ड वाला अकाउंट रह सकता है। ये सब क्या है आपके लिए, रेवेन्यूज या फिर गेन है, या फिर ऐसा भी रह सकता है आपके लिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ऐसा अकाउंट रह सकता है आपके पास। ये सब कौन सा अकाउंट है, अगेन दे आर गोइंग टू बी आइदर रेवेन्यू अकाउंट्स और गेन अकाउंट्स। यहाँ पे भी याद रखो मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है, रिसीव्ड रिसीव्ड रिसीव्ड, ये शब्द याद रखा है। तो अगर सपोज यहाँ पे रिसीवेबल ऐसा बोलूंगा, मतलब आने का बाकी है, तो फिर वो क्या बन जाएगा, एसेट। और रिसीव्ड इन एडवांस, पहले ही मिल गया है, मतलब अभी अपने को काम करके देना पड़ेगा, तो इट विल बिकम लायबिलिटी। आने का बाकी है तो एसेट, देने का बाकी है तो लायबिलिटी, दैट्स अ सिंपल लॉजिक। ओके, नेक्स्ट पार्ट। अगला पॉइंट कौन सा तुम्हारा, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब अभी भी मैंने 10 बार बोल के हो गया, देने का बाकी है तो लायबिलिटी, तो यहां पे कौन आएगा, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये अलग अलग लोग अपने कौन है, लायबिलिटीज है। क्रेडिटर मतलब क्या है, हमने उनके पास से गुड्स परचेस किए, उनको पैसा देने का बाकी है, दैट्स व्हाई दे आर आवर क्रेडिटर्स, दैट मींस दे आर लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब हमने खर्चा कर लिया है, पैसा देने का जिम्मेदारी था, लेकिन अभी तक पैसा दिया हुआ नहीं है, तो क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इनकम रिसीव्ड एडवांस मतलब अपने को एक्चुअली इनकम लेने का अधिकार नहीं था, हक नहीं था, लेकिन हमने एडवांस में लेके रखा हुआ है, अभी उसका काम करके देना पड़ेगा, दैट इज अवर लायबिलिटी। और उसके अलावा और क्या रह सकता है, रे थोड़ा दिमाग चला आपको समझेगा, और कौन सा अकाउंट रह सकता है, लोन अकाउंट। और जो थोड़ा और सोच सकते हैं, बोलेंगे सर डिबेंचर अकाउंट। सर मुझे नहीं समझा डिबेंचर अकाउंट क्या है, टेंशन मत लो, 11वीं में नहीं समझा तो भी चलेगा, आगे जाके सिखाने वाला हूं मैं, कुछ छोड़ने वाला नहीं तुम लोगों को। ओके, जिसको पढ़ाई करना है उसके साथ मैं हूं, सवाल ही नहीं। ओके, अभी इतना याद रखो, डिबेंचर एक लायबिलिटी रहता है। नेक्स्ट पार्ट सर, अभी लास्ट का अकाउंट कौन सा बाकी है अपना, कैपिटल। सो यहाँ पे हम लोग उसको कैसे ट्रीट करेंगे, पैसा देने का बाकी है ना, लायबिलिटी करके ट्रीट करो, इनकम है ना, रेवेन्यू करके ट्रीट करो, खर्चा है ना, एक्सपेंस करके ट्रीट करो, पैसा कमाने की ताकत देता है ना, ऐसे ट्रीट करो। और अगर प्रोप्राइटर के साथ किए हुए अकाउंट है
मतलब प्रोप्राइटर ने बिजनेस को चालू करते वक्त कैपिटल लाया था, तो उसको हम बोलेंगे इट इज अ कैपिटल अकाउंट। इट शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक ऑर्डिनरी, ये तो एसेट है ही नहीं, एक्सपेंसेस है नहीं, अपने पास पैसा आया हुआ है। लेकिन पैसा आया हुआ है तो उसका कारण क्या है? वो अपना इनकम नहीं है, वो अपना लायबिलिटी भी नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग। नहीं सर, लायबिलिटी है ना, आपने एक बार बोला था, सेकंड लेक्चर में ही बोला था, फर्स्ट टॉपिक के सेकंड लेक्चर में बोला था कि बिजनेस जब बंद होगा तो पैसा वापस करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा यस, शाबाश, तेरा बहुत मस्त से ध्यान है, बहुत अच्छा बच्चा है तू, बहुत अच्छी बच्ची है तू, की तरह ध्यान है कि कैपिटल भी अल्टीमेटली वापस करना पड़ता है, मतलब वो लायबिलिटी ही है, लेकिन वो एक स्पेशल टाइप का लायबिलिटी है। उसका टाइम फिक्स नहीं है कि कब वापस करना है, जिस वक्त बिजनेस बंद किया जाएगा उस वक्त हम उसको वापस करने वाले हैं, तो लायबिलिटी ही है। लेकिन ये लायबिलिटी कौन सा वाला है? स्पेशल लायबिलिटी। इट डज नॉट डिफाइन व्हेन टू रीपे, but it says that whenever business is over, don't forget to repay. That is called as the capital of the business. So ये proprietor के related account जो है, ओनर से रिलेटेड अकाउंट जो है, ओनर्स का मनी, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो अगर आप दिमाग चलाओगे आपको और एक चीज समझेगा, एसेट बोलो या फिर एक्सपेंसेस बोलो, जरा रुको मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं तो आपको जल्दी समझेगा कि मैंने कुछ तो अलग चीज लिखा हुआ है। ओके, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कौन सा कलर ले लूँ रे? चलो ये ग्रीन कलर लेता हूँ। हाँ, ये जो अकाउंट है अपना, ये एसेट वाला अकाउंट या फिर ये एक्सपेंस वाला अकाउंट, यहाँ पे एक्चुअली स्पीकिंग पैसा बाहर जाता है। हमने लैंड परचेस किया, अपने पास से कैश चली गई, हमने बिल्डिंग परचेस किया, अपने पास से कैश चली गई, हमने फर्नीचर परचेस किया, कैश चली गई, या फिर पैसा बाद में आने वाला रहता है। एक तो देयर इज एन आउटफ्लो और देयर इज गोइंग टू बी फ्यूचर इनफ्लो। कैश का एक तो आज ही आउटफ्लो हो चुका है, नहीं तो कैश आज कुछ तो और चीज चली गई है और बाद में कैश अपने को वापस मिलने वाली है। देन इट इज कंसिडर्ड एज एन, देन इट इज कंसिडर्ड इन फर्स्ट टू कैटेगरीज, आइदर एसेट और एक्सपेंसेस और लॉसेस। और जब तुम बोलोगे सर मैं रेवेन्यूज, गेन्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इन तीनों की बात करूंगा, मैं बोलूंगा शाबाश, यहाँ पे एक्चुअली तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, इट इज इनफ्लो। सेल्स का पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट से जुड़ा पैसा आ रहा है, या फिर लायबिलिटी है, मतलब क्रेडिटर एक तो इनफ्लो है, फिर देयर इज फ्यूचर आउटफ्लो। क्रेडिटर ने अपने को क्या दे दिया है? क्रेडिटर ने आज अपने को गुड्स दे दिया, हम लोग उसको बाद में पैसा देने वाले हैं। या फिर लैंडलॉर्ड ने अपने को जगह यूज करने को दे दिया, हम उसको बाद में पैसा देने वाले हैं। वर्कर ने अपने लिए काम करके रखा, हमने सैलरी पेंडिंग रखा है, बाद में पैसा देने वाले हैं। तो कुछ तो आ गया, क्या काम आ गया है, लेकिन सैलरी बाद में दूंगा। फैसिलिटी यूज करने को मिल गया लेकिन पैसा बाद में दूंगा, तो फ्यूचर आउटफ्लो का बात कर रहे हैं। या फिर आज बैंक ने लोन दे दिया है और बाद में उसका पैसा वापस करने वाला हूं, तो आइदर देयर इज इनफ्लो और यू कैन से देयर इज अ फ्यूचर आउटफ्लो। और कैपिटल भी वैसे ही है, उसने आज पैसा अपने को देकर रखा हुआ है और बाद में फ्यूचर में अपने को आउटफ्लो करके वापस करना पड़ेगा। सो ये जब लास्ट के तीन लोग हैं, रेवेन्यू, गेन्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल, इसमें सब में एक तो आज कैश आती है या फिर आज कुछ ना कुछ तो और चीज आती है जिसके बदले अपने को बाद में कैश वापस करनी पड़ती है। और जब मैं फर्स्ट टू कैटेगरी की बात करता हूं तो वहां पे कैश अपने पास आती नहीं है, बल्कि कैश अपने पास से आज ही चली गई है, या फिर आज अपने पास से कुछ और चीज चली गई है और बाद में अपने को कैश वसूल करने का हक मिल गया है। एक तो देयर इज अ करंट आउटफ्लो ऑफ कैश और देयर इज करंट आउटफ्लो ऑफ समथिंग एल्स which is giving us a right to receive future inflow of cash। आज ही कैश चली गई है या फिर आज कुछ और चीज चली गई है और बाद में अपने को कैश मिलने का हक मिल गया है, दैट विल बी कंसिडर्ड इन फर्स्ट टू कैटेगरीज। और लास्ट थ्री कैटेगरीज में क्या बोलेंगे कि एक तो आज कैश आ चुकी है या फिर आज कुछ और चीज आ चुकी है जिसके बदले में अपने को शायद बाद में कैश वापस करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया हुआ है। अब इस क्लासिफिकेशन को याद रखना है, या आपको ये चार्ट बना के रखना है, जो मैंने अलग अलग एरो मार्क्स करके रखे हुए उसको याद रखना है, अपने चार्ट में बना के लेना है। अभी टाइम नहीं मिला रहेगा तो डोंट वरी, पहले लेक्चर ठीक से सुन लीजिए और बाद में आराम से फिर से बार वीडियो रिप्ले करके लिख लीजिए। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। अब मुझे करना है क्या? क्लासिफिकेशन, कि ये एसेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या रेवेन्यू है, क्या एक्सपेंसेस है, कैपिटल है। 5 अलग अलग कैटेगरी है। प्री पेड रेंट, रेंट हमने क्या किया है? रेंट हमने प्रीपे करके रखा हुआ है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्लासीफाई कर रहे बाबा लोग, मैं उसके ऊपर ही बैठा था तो मैंने साइड में कर लिया। अभी आपको याद रहेगा कि दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल अप्रोच का प्रॉब्लम, दिस इज अ मॉडर्न अप्रोच का प्रॉब्लम। तो डोंट टेल मी सर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अगर आपने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट करके बोला तो एक्चुअली स्पीकिंग आपका आंसर बराबर है, लेकिन ये क्वेश्चन में गलत हो जाएगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन पेज नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक इज नॉट एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच, इज रिक्वायर्ड टू बी सॉल्व्ड एज पर द मॉडर्न अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच में हम क्या बोलते हैं?
प्रीपेड रेंट को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सन नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको बोलेंगे हम लोग एसेट। एक मिनट, मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, मेरे बच्चे लोग ने तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सर क्या लिख रहे हो करके। चलो भैया, ये मेरा कलर चेंज, मेरा मतलब मेरे पेन का कलर चेंज हो गया है। प्रीपेड रेंट मतलब क्या रे? प्रीपेड रेंट मतलब एसेट। ओके। मोटर कार अकाउंट, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल। मैं बोलूंगा लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, वो सब छोड़ दो, अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एसेट। कॉपीराइट, सर इंटेंजिबल। मैं बोलूंगा यस यस यस, वेरी गुड, इंटेंजिबल, बट अल्टीमेटली है कौन? एसेट। सर रियल अकाउंट बोलूं क्या? हाँ भैया, अरे मेरी बहना, अगर तूने इसको ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से सॉल्व करना था तो श्योरली तुम उसको बोल सकते थे रियल अकाउंट, लेकिन मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करना है, इसके लिए बोलेंगे हम लोग एसेट अकाउंट। प्रीमाइसेस, अगेन एसेट अकाउंट। सैलरी, सैलरी क्या बन जाएगा अपना? एक्सपेंडिचर। नहीं सर, मुझे सैलरी मिल रहा है। भैया आपको सैलरी मिल रहा है तो आप नौकर हो या फिर आप एम्प्लॉई हो, हम बिजनेसमैन के बुक्स में बात कर रहे हैं। बिजनेसमैन सैलरी देता है, इसलिए बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट कौन है? रेंट पेएबल। रेंट पेएबल मैंने क्या बोला है? आने का बाकी है तो एसेट, देने का बाकी है तो लायबिलिटी। आने का बाकी है तो एसेट, देने का बाकी है तो लायबिलिटी। चलो चलो चलो, लायबिलिटी बोलता हूँ, लायबिलिटी लायबिलिटी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। रिसीव्ड रे रिसीव्ड, रिसीवेबल नहीं बोला, पेएबल नहीं बोला, रिसीव्ड इन एडवांस नहीं बोला, आउटस्टैंडिंग नहीं बोला, रिसीव्ड बोला है। इसका मतलब मुझे बोलना पड़ेगा सर ये इनकम है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, ये अपना खर्चा है, मतलब इसको बोलूंगा एक्सपेंडिचर, या फिर यू कैन से एक्सपेंसेस। ओके। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है बैंक लोन। देने का बाकी है, देने का बाकी है तो लायबिलिटी। बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब क्या आपको याद रहेगा तो हमने बहुत पहले फर्स्ट लेक्चर के, मेरे ख्याल से थर्ड के फोर्थ लेक्चर में डिस्कस किया था बैड डेट्स का मतलब क्या है। नहीं, शायद सेकंड में डिस्कस किया रहेगा। डिफरेंट टर्म्स, कि हमने गुड्स बेचे थे, पैसा आने का बाकी था, लेकिन उसका बिजनेस चौपट हो गया, उसने अपने को सॉरी करके फोन कर दिया, बोला सर सॉरी मैं पैसा नहीं दे सकता। हमने बोला ठीक है यार, बैड डेटर निकल गया, अपना डेटर था लेकिन अल्टीमेटली बैड निकला हुआ है। मैंने एग्जांपल कौन सा दिया था? बहुत सारे मैंगोज लाए हैं, एक आध मैंगो खराब निकल गया, तो हम क्या बोलेंगे? बैड मैंगो। पैसा डेटर, एक डेटर खराब निकल गया, हम क्या बोलेंगे? बैड डेटर। बैड डेटर अपने लिए क्या है? लॉस है। लॉस मतलब एक्सपेंसेस है, फिर लॉसेस। ओके, सो दिस इज लॉस अकाउंट। डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, सर रिसीव्ड बोला है, ईडी ईडी रिसीव्ड, मतलब ये रिसीवेबल नहीं है, रिसीव्ड इन एडवांस नहीं है, सिर्फ रिसीव्ड है। मैं बोलूंगा शाबाश, मतलब ये इनकम है। वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मेरे साथ बैठे हुए पढ़ाई करने के लिए। एंड लास्ट पार्ट है ऑडिट फीस। लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में बात किया था कि ऑडिट का मतलब क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते रहते हैं, ऑडिट का मतलब कैसे बनता है वगैरह करके। तो ऑडिट फीस अपने लिए क्या बनने वाला है? एक्सपेंडिचर बनने वाला है। यू कैन से एक्सपेंसेस और यू कैन से एक्सपेंडिचर। सो दिस इज वेयर वी कंप्लीट द क्वेश्चन ऑफ क्लासिफिकेशन एज पर द मॉडर्न सिस्टम। आई होप इट इज इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। ट्रेडिशनल में क्या बोलते हैं? पर्सनल के रियल के नॉमिनल, और मॉडर्न में क्या बोलते हैं? एसेट के लायबिलिटी के, एक्सपेंसेस के, लॉसेस के, गेन्स के, इनकम के, कैपिटल। ये बेसिक चीजें कंसिडर करते हैं। उसमें से याद कर रखने का, एसेट एक्सपेंसेस मतलब कैश का जाना, नहीं तो फ्यूचर में कैश को लेने का हक मिल जाना, और लायबिलिटी रेवेन्यू एंड कैपिटल, इन तीनों का मतलब क्या है? एक तो कैश का आज ही आज आ जाना, या फिर किसी और चीज का आज आ जाना, और बाद में अपने को कैश पे करने का जिम्मेदारी आ जाना, लायबिलिटी आ जाना, पेबल बन जाता है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज, दीस थ्री डिफरेंट थिंग्स आर कंसिडर्ड देयर। तो ये तो हो गया अपना क्लासिफिकेशन। तो अभी क्या करना पड़ेगा? इस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का अपने को रूल्स देखना पड़ेगा। जैसा पर्सनल का रूल क्या था रे? पर्सनल का रूल क्या था, याद है क्या आपको? हो सके तो कमेंट करो, पर्सनल का रूल क्या है करके। पर्सनल का रूल फटाफट से सोचने का है। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये अपने रूल्स थे। कौन से वाले? पर्सनल, रियल, नॉमिनल के। मतलब कौन सा अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच। लेकिन अब मैं क्या सिखा रहा हूं? मॉडर्न अप्रोच। तो इसके लिए मुझे अलग रूल्स बनाने पड़ेंगे। मैं बोलूंगा रूल्स कैसे, देखो जरा, ये 5 कैटेगरी वही वाला, एसेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेवेन्यूज एंड गेन्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। इसको डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है? तो बहुत सिंपल है। एसेट जब बढ़ेगा अपने ट्रांजैक्शन की वजह से, अगर एसेट बढ़ता है तो एसेट अकाउंट को डेबिट देना है। अपने ट्रांजैक्शन की वजह से अगर एसेट कम होता है तो एसेट को क्रेडिट देना है। तो लैंड आ गई अपने पास,
बिल्डिंग आ गई अपने पास, फर्नीचर आ गया अपने पास, व्हीकल्स आ गए अपने पास, मतलब व्हीकल्स बढ़ गए, लैंड बढ़ गई, बिल्डिंग बढ़ गया, बिल्डिंग बढ़ गई, जैसा रहेगा वैसा, हिंदी का लिंग बदल आप देख लीजिए भैया। तो बढ़ता है इसका मतलब क्या बोलना पड़ेगा, इट विल बी डेबिटेड। सो लैंड अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, फर्नीचर को डेबिट करना पड़ेगा, व्हीकल को डेबिट करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जब एसेट चला जाता है, मतलब कम हो जाता है, तो एसेट को क्रेडिट करेंगे। मतलब लैंड अगर बेची तो लैंड को क्रेडिट देंगे, व्हीकल अगर बेचा तो उसको क्रेडिट कर देंगे, फर्नीचर अगर फेंक दिया, अभी खराब हो गया, फेंक दिया, तो फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे। So this is how the debit credit rules will work for asset. Next one, liability का रूल्स है। लायबिलिटी में थोड़ा सा अलग चीज चलता है। लायबिलिटी में क्या बोलेंगे हम लोग, डिक्रीज इन लायबिलिटी होगा, एग्जैक्टली उल्टा है। देखो एसेट के एग्जैक्टली उल्टा लायबिलिटी है। यहाँ पे क्या बोला था, इंक्रीज रहेगा, इंक्रीज इन एसेट मतलब डेबिट। यहाँ पे क्या बोला है, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज इक्वल टू डेबिट। यहाँ पे क्या बोला है, डिक्रीज इन एसेट इज इक्वल टू क्रेडिट, और यहाँ पे क्या बोला है, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज इक्वल टू क्रेडिट। तो एसेट का बढ़ना मतलब डेबिट, लायबिलिटी का कम होना मतलब लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट, एसेट का कम होना मतलब एसेट को क्रेडिट, तो लायबिलिटी का बढ़ना मतलब लायबिलिटी को क्रेडिट। दीज आर द बेसिक थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। लेट अस कंसीडर नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस। मैंने सबको अभी सामने रख लिया है, पहले एक्सपेंसेस की तरफ फोकस करेंगे, प्लीज फोकस हियर। ओके, यहां पे देखना है अपने को, एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं। अब ठीक से देखोगे आपको समझेगा, सर एक्सपेंसेस का रूल्स जो है ना, तो एग्जैक्टली एसेट के जैसा ही है। जब इंक्रीज होगा तो डेबिट करो, जब इंक्रीज होगा, इधर देखो रे, देखो रे, इंक्रीज होगा तो डेबिट करो, सेम टू सेम रूल्स है। और जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करो, सेम टू सेम रूल्स है। मैंने आपको बोला था एसेट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, दोनों का रूल्स भी सेम है। और आगे सब मजा देखो, रेवेन्यू की मजा देखो, कैपिटल की मजा देखो, वहां पे भी क्या है, एग्जैक्टली लायबिलिटी जैसे बिहेवियर है। डिक्रीज इन लायबिलिटी को डेबिट किया था, डिक्रीज इन लायबिलिटी को डेबिट किया था, तो डिक्रीज इन रेवेन्यू को भी डेबिट किया है, और डिक्रीज इन कैपिटल को भी डेबिट किया है। इंक्रीज इन लायबिलिटी को क्रेडिट किया था, इंक्रीज इन लायबिलिटी को क्रेडिट किया था, तो मैंने इंक्रीज इन रेवेन्यू को भी क्रेडिट किया है, और इंक्रीज इन कैपिटल को भी क्रेडिट किया है। आई होप यू कैन सी दैट पर्टिकुलर थिंग। सो तुमको बेसिकली याद क्या रखना है, एसेट का रूल याद रखो और लायबिलिटी का रूल याद रखो। इनफैक्ट एसेट का याद रखोगे तो लायबिलिटी का भी अपने आप याद आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एसेट का एग्जैक्टली अपोजिट लायबिलिटी है। तो सिर्फ एक का ही रूल याद रखने का है, कौन सा वाला, एसेट का। एसेट का बढ़ना मतलब डेबिट, एसेट का कम होना मतलब क्रेडिट। और जो एसेट का रूल है वही एक्सपेंसेस का रूल है, और जो एसेट का रूल है एग्जैक्टली उसका उल्टा लायबिलिटी का रूल है। और जो लायबिलिटी का रूल है वही रूल रेवेन्यूज का भी है, और वही रूल कैपिटल का भी है। वेरी इजी थिंग। तो पर्सनल रियल नॉमिनल में ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ के मॉडर्न अप्रोच क्यों बनाया है 11वीं के बच्चों के लिए, क्योंकि ये याद रखने को इजी होता है, रास्ता वहीं पे है। ये थोड़ा सिंपल वाला रास्ता है, और वो थोड़ा डिफिकल्ट वाला रास्ता है किसी किसी बच्चों के लिए, वो भी इजी है एक्चुअली स्पीकिंग, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। पर्सनल रियल नॉमिनल में अपने को 6 रूल याद रखने पड़ते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो क्या है, एक ही रूल याद रखो, एसेट वाला, बाकी के अपने आप बन सकते हैं। एसेट वाला रूल क्या है, एसेट का बढ़ना मतलब डेबिट, एसेट का कम होना मतलब क्रेडिट। जो रूल एसेट का वही रूल एक्सपेंसेस का, जो रूल एसेट का उसका उल्टा रूल लायबिलिटी का। लायबिलिटी का रूल उल्टा मतलब क्या बन गया रे, अगर लायबिलिटी को डिक्रीज करोगे तो उसको डेबिट करेंगे, और लायबिलिटी को इंक्रीज करोगे तो उसको क्रेडिट करोगे। एसेट में क्रेडिट जब होता है जब एसेट डिक्रीज होगा, लायबिलिटी में लायबिलिटी क्रेडिट तब हो जाएगा लायबिलिटी इंक्रीज होगा। और जो लायबिलिटी का रूल है exactly same to same rule for revenue and same to same rule for capital. So this is how it is required to be kept in mind. अभी इसको यूज करके हमने पिछले लेक्चर में, मतलब बुधवार के लेक्चर में, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था क्लासिफिकेशन वाला, वो क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करेंगे। चलो भैया, तो ये आपका क्वेश्चन था, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फाइंड आउट 2 एस्पेक्ट्स 2 अकाउंट्स, क्लासिफाई द अकाउंट्स। हम लोग उसको आगे एंट्री में भी लेके जाएंगे, डेबिट क्रेडिट भी करेंगे। कमिंस बिजनेस विद कैश ₹20,000, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय ₹10,000, कैश सेल्स ₹7,000, रिसीव्ड कमीशन ₹500 एंड पेड रेंट ₹800। ये अपने अलग अलग पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को अपने को क्लासिफाई करना है और फटाफट से कंप्लीट करना है। तो पहला पार्ट तो मेरे पास रेडी है, कौन सा वाला, 2 एस्पेक्ट्स कमिंस बिजनेस विद कैश। जिन्होंने मेरा बुधवार का लेक्चर देखा, इसके पहले का लेक्चर देखा हुआ है, उनको फट से समझेगा। जिन्होंने देखा हुआ नहीं है, आपको एक बार वो लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि तब मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को सॉल्व किया है। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ 2 एस्पेक्ट, सेकंड स्टेप में 2 एस्पेक्ट एंड 2 अकाउंट्स, थर्ड स्टेप में ऐसा करके सॉल्व किया हुआ है।
तो पिछला लेक्चर देखेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, और नहीं देखा रहेगा तो अभी फटाफट से देख लीजिए। कमिंस बिजनेस विद कैश, तो मन ही मन में सोचेंगे क्या हो रहा है, कैश आ रही है, लेकिन कैश कौन दे रहा है, प्रोप्राइटर इज द गिवर। तो कौन से अकाउंट अफेक्ट हो गए, कैश अकाउंट अफेक्ट हो गया एंड कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो गया। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट एसेट का अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट कैपिटल का ही अकाउंट है। रूल्स क्या है, एसेट का अकाउंट का रूल क्या है, एसेट को तब डेबिट देना है जब एसेट बढ़ता है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे क्या है, रूल है डेबिट ऑन, और मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, रुको सिंपल करता हूँ, मेरे पास जगह कम इसलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। इंक्रीज इन एसेट इज इक्वल टू डेबिट। और कैपिटल को क्या बोलना पड़ेगा, उसको डेबिट देने का कि क्रेडिट देने का है। तुम्हारा कैपिटल बढ़ गया है, प्रोप्राइटर इज द गिवर नाउ, तो मुझे बोलना पड़ेगा इंक्रीज इन कैपिटल इज इक्वल टू क्रेडिट। तो डेबिट किसको करना पड़ेगा, कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट किसको करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। पिछला लेक्चर देखा नहीं रहेगा तो प्लीज देख लीजिए, जल्दी से समझ में आएगा। और अभी सिर्फ ये लेक्चर को पूरा कर लीजिए, बाद में वो देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट वन, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय ₹10,000। तो गुड्स आर कमिंग इन, मतलब परचेस इज आवर एक्सपेंडिचर, एंड हमने कैश दी नहीं है, अपने पास से कैश चली नहीं गई अभी तक। तो अजय इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर बोलते हैं हम लोग कहाँ पे, ट्रेडिशनल अप्रोच में। लेकिन मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से खेलना है, क्या बोलूंगा, 2 अकाउंट्स है, एक परचेस अकाउंट, दूसरा अजय अकाउंट। परचेस अकाउंट क्या है अपना, एक्सपेंसेस, और अजय अकाउंट क्या है अपना, लायबिलिटी, उसको पैसा देने का बाकी है। तो रूल्स क्या है एक्सपेंसेस के लिए, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज इक्वल टू डेबिट, और लायबिलिटी क्या हो गया, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज इक्वल टू क्रेडिट। तो किसको डेबिट करना है, परचेसेस अकाउंट को डेबिट करना है, और किसको क्रेडिट करना है, अजय अकाउंट को क्रेडिट करना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, नहीं समझा रहेगा टेंशन मत लीजिए, बार बार देखते जाएंगे। और मैं अगले हफ्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम करने वाला हूं, आपको 100% आना ही है। आप तो मेरे से आगे जाने वाले हो, सवाल ही नहीं। आपको मेरे जैसा अच्छा प्रोफेसर मिला हुआ है, तो देयर इज नो टेंशन फॉर यू। मेरे पास तो मेरे जितना अच्छा प्रोफेसर नहीं था, फिर भी मैं पढ़ाई कर सका, तो आप तो आराम से कर सकोगे। चलिए जी, अगला पॉइंट देखेंगे, कैश कम्स इन एंड सेल्स इज एन इनकम, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 3, कैश सेल्स ऑफ ₹7,000, सेल्स अपना इनकम है। तो सेल्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट अफेक्ट हो गए हैं। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट एसेट अकाउंट है। सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है, सेल्स अकाउंट इनकम अकाउंट है। तो एसेट बढ़ गया है क्या, यस, कैश इज कमिंग इन। तो कैश बॉक्स के अंदर का कैश बढ़ गया, कैश बॉक्स के अंदर की कैश बढ़ गई। इंक्रीज इन कैश को क्या करना पड़ता है, डेबिट। और इनकम भी बढ़ गया अपना, इंक्रीज इन इनकम हो गया है, इसको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। तो डेबिट किसको दूंगा, कैश अकाउंट को डेबिट दूंगा, और क्रेडिट किसको दूंगा, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट दूंगा। अगर आप अपना कल का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखोगे तो आपको दिखेगा डेबिटेड कौन सा अकाउंट है, क्रेडिटेड कौन सा अकाउंट है, सॉल्यूशन सेम टू सेम है। देयर इज नो चेंज इन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली वहीं पे पहुंचना है, सिर्फ रास्ता अलग है। वो रास्ता कौन सा था, ट्रेडिशनल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल का रास्ता था। ये कौन सा रास्ता है तुम्हारा, मॉडर्न अप्रोच है। यहाँ पे एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, ये वाला रास्ता है। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। अभी कैश कौन सा वाला है, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹500। तो कैश इज कमिंग इन, मतलब कैश अकाउंट इज देयर, मतलब ये एसेट अकाउंट है, एंड कमीशन इज आवर इनकम, तो ये कमीशन अकाउंट है, तो ये इनकम अकाउंट है। रूल क्या बोलना पड़ेगा, एसेट अपने बढ़ गए क्या, यस, अपने को कमीशन मिला तो कैश बढ़ गई कैश बॉक्स के अंदर की। तो इंक्रीज इन कैश शुड बी डेबिटेड एंड इंक्रीज इन इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो किसको डेबिट दे दोगे, कैश अकाउंट को, किसको क्रेडिट दे दोगे, कमीशन अकाउंट को। ओके, नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पॉइंट है पेड रेंट ₹800। पेड रेंट, अभी जरा समझ के, रेंट पे किया है, मतलब मेरे ख्याल से रेंट अकाउंट को अफेक्ट हो गया है। रेंट अकाउंट अपना एक्सपेंडिचर अकाउंट है, लेकिन पहले हमने बोला था वो अजय का सिचुएशन था ना, एक्सपेंसेस, इधर देखो ये वाला, ये सिचुएशन में हमारे पास से कैश नहीं गई थी, तो अजय वॉज अ लायबिलिटी।
अभी हमारे पास से कैश जा रही है बिकॉज कैश अकाउंट इज अफेक्टेड, मैं बोलूंगा अरे बाप रे कैश अकाउंट इज एसेट अकाउंट, और एसेट जा रहा है, कैश जा रही है, मतलब यहाँ पे डिक्रीज इन एसेट हो गया है। डिक्रीज इन एसेट को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं, और इंक्रीज इन एक्सपेंसेस हो गया है, उसको तो हम डेबिट ही करते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो एंट्री क्या करेंगे हम लोग, डेबिट किसको करेंगे हम लोग, रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अल्टीमेटली कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ओके, सो हियर वी कंप्लीट द बेसिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग बाय बोथ अप्रोचेस, ट्रेडिशनल अप्रोच एज वेल एज मॉडर्न अप्रोच। बेसिकली क्या किया हमने, कुछ नहीं, हमने सिर्फ ट्रांसलेशन किया। कौन सा लैंग्वेज से, हमने ट्रांसलेशन किया अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, जो 5 सेंटेंसेस दिए थे उसको हमने अकाउंट्स के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया है। तो जिस तरह से आपका कोई भाई बहन रहेगा जो शायद कंप्यूटर का काम करता रहेगा, तो बोलेगा मैं सी लैंग्वेज में बात करता हूँ, मतलब सी लैंग्वेज में प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ, कोई बोलेगा सी, कोई बोलेगा जावा, कोई बोलेगा पाइथन, कोई बोलेगा और कुछ। तो वो सब क्या करते हैं, आपने अपने अलग अलग असिस्टेंट लोगों को जो काम इंग्लिश में बोलते थे, मराठी में बोलते थे, हिंदी में बोलते थे, वो काम अभी हम लोग ह्यूमन असिस्टेंट के पास से नहीं करवा के लेंगे, बल्कि वो काम हम लोग कंप्यूटर नाम के असिस्टेंट के पास से करवा के लेने वाले हैं। तो वो काम कंप्यूटर ने कैसे करना चाहिए, इसका इंस्ट्रक्शन अपने को कंप्यूटर को देना पड़ता है। इसके लिए अपने को जिस तरह से हम लोग ह्यूमन के साथ बात करते हैं उस तरह से बात करके नहीं चलेगा, वी हैव टू डेवलप अ डिफरेंट लैंग्वेज फॉर दैट, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ मशीन। तो मशीन के साथ बात करने का अलग लैंग्वेज, मतलब वो सी रहेगा, C++ रहेगा, और क्या तुम्हारा विजुअल बेसिक रहेगा, नहीं तो बेसिक रहेगा, कोबोल रहेगा, पाइथन रहेगा, और अलग अलग रूबी रहेगा, नहीं तो और क्या जावा वगैरह रहेगा। तो तुम्हारा भाई बहन क्या कर रहा है, तुम्हारा भाई बहन लोगों के साथ नहीं बल्कि कंप्यूटर के साथ बात कैसे करने का वो लैंग्वेज सीख रहा है, और तुम क्या सीख रहे हो, उस लैंग्वेज, वो लैंग्वेज सीख रहे हो जो बिजनेस की लैंग्वेज, कि बिजनेस में जो जो है उसको लिख के कैसे रखने का है, जिसकी वजह से बाद में फटाफट से समझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका समरी करने को मिले, उसका एनालिसिस करने को मिले, उसका लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो यू आर डूइंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब, यू आर ट्राइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज ऑफ हाउ टू रिकॉर्ड हिस्ट्री इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर विच विल नॉट क्रिएट एनी कंफ्यूजन, विच विल नॉट क्रिएट एनी कॉम्प्लिकेशंस। ये अपने को सीखना है, और आप बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हो। अभी इस हफ्ते में मैंने थोड़ा थोड़ा थियरी और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल किया हुआ है, अगले हफ्ते में सेकंड चैप्टर का बहुत सारा प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, उसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल ही रहेगा। तो नंबर 1, अपने को वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करके रखो, और अगले हफ्ते में मंडे को जब आओगे तभी अपने को क्या करना है, बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने के हैं। तो यू हैव टू कीप योर नोटबुक्स रेडी विथ मी। सर बाद में देख के लिखूंगा, ऐसा मत करो, नोटबुक सामने रखो और बाद में सॉल्व करना चालू करेंगे। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट विल बी ऑन मंडे। अभी वीकेंड को अच्छे से एंजॉय करो, बीच में ये सब लेक्चर जो हो गए उसको फिर से बार देख लीजिए, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और अगले हफ्ते में आप मेरे से भी आगे जाके सॉल्व कर सकोगे। ओके, मुझसे भी आगे जाना है आपको, और मेरे से पहले सॉल्व करना है, फिर चेक करना है बराबर आया कि नहीं आया। आराम से आने वाला है, तो टेंशन मत लीजिएगा, आराम से कर सकते हो, आप बहुत होशियार बच्चे हो, और आप मुझसे भी होशियार होने वाले हो। ओके, चलो देन, फिर अब मैं लेक्चर को बंद करता हूँ, वीडियो को एंड करता हूँ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।